देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस अहम खबर के साथ जो जानना आपके लिए जरूरी है। 4:40 खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात के अहमदाबाद की, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। एक इमारत भरभरा कर गिर गई है। अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके की घटना है। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव की टीम मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी इमारत जो है वो धाराशायी होकर गिर पड़ी है। मानसून का सीजन है, ऐसे में क्या ये इमारत जो है पहले से ही खतरनाक घोषित की जा चुकी थी? क्या ये इमारत बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जर्जर हो चुकी थी? निगम की तरफ से किस तरह का कोई नोटिस मिला था? क्योंकि देखने से लग रहा है कि पुराना कंस्ट्रक्शन है, हाल में बनी हुई इमारत नहीं है। लेकिन पुख्ता जानकारी पूरब पटेल दे सकेंगे, हमारे संवाददाता जो अहमदाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के पास चलते हैं। पूरब, कैसे हुआ यह हादसा और क्या वजह रही है? अभी शुरुआती जाँच में क्या निकल कर आ रहा है और राहत और बचाव कार्य में क्या कुछ अपडेट उस पार्ट पर भी? अहमदाबाद का अमराईवाड़ी इलाका है, जहां पर बंगला वाली चौल है। करीब ये कंस्ट्रक्शन है और इस बार जो बारिश में नगर निगम ने नोटिस भी दी थी कि ये मकान जो है वो काफी पुराना हो चुका है, या तो इसे रिपेयर करवाए या तत्काल प्रभाव से खाली कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज तक दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास ये 2 मंजिला इमारत जो है वो अचानक ढह गई, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग दबे हुए थे। उनमें से 5 लोगों को निकाल दिया गया है और एक की मौत अभी कंफर्म हो रही है, नगर निगम के लोग बता रहे हैं। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य में जुड़ी हुई है, क्योंकि और भी 3 लोग अंदर दबे हुए हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। काफी पुराना ये मकान था और आसपास के जितने भी मकान हैं वो भी काफी पुराने हैं। तो नगर निगम ने अब उन लोगों को भी तत्काल प्रभाव से नोटिस दिया है कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करवाए। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 5 लोगों को निकाला है, उनमें से एक की मौत हो गई। लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड राहत बचाव कार्य कर रही है। चलिए, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया पूरब। तो किस तरह से ये इमारत जो है काफी पुरानी थी, नोटिस भी दिए गए थे और आसपास की इमारतों को भी रिपेयर कराने की बात कही है। रही बात उन तस्वीरों की जो सुर्खियों में रही। अब आपको दिखाते हैं एमपी के आगरमालवा से आई तस्वीर, जहां पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यहां पर बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात हो गए। आगरमालवा में भारी बारिश के बाद सड़क पर खड़ी कार पानी के तेज बहाव में अचानक से बहने लगी। आगरमालवा के सुसनेर में जबरदस्त बरसात हुई है। एमपी से ही दूसरी तस्वीर आई है शिवपुरी से, जहां जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश की मार से लोग बेहाल हैं। शिवपुरी में बारिश के बीच एक बाइक सवार अपनी बाइक सहित पानी के तेज बहाव में फंस गया। काफी देर बाद जब वो निकल नहीं पाया तो बाइक को उसे कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। एमपी में बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर इंसान के साथ साथ बेजुबान जो हैं वो भी पानी के बहाव में जिंदगी से जद्दोजहद करते हुए नजर आए। गाय और उसका बछड़ा जो है वो फंस गए थे, काफी देर तक लड़खड़ाते रहे, हिम्मत नहीं हारी और बछड़ा जो है वो पानी का बहाव झेल नहीं पाया और बह गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश का सितम देखा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि एक ऑटो सड़क पर ही पलट गया। अच्छी बात यह रही कि ऑटो में सवार लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया गया। वहां पर स्थानीय लोगों ने तुरंत ऑटो को सीधा किया और लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पागल नाला और लामबगढ़ ढलान पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। आप यहां पर आए दिन पत्थर टूटने की घटनाएं देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उफनते नाले के साथ सड़क पर आ गया मलबा। एमपी की भिंड में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। बदमाशों ने युवक को पाइप से पीटा। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह युवक की पिटाई हो रही थी पुलिस चौकी वहां से महज 200 मीटर दूर थी। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा फरीदाबाद से आई वो तस्वीर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर कुछ बदमाशों ने कार को रोककर शख्स की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है जिस शख्स की पिटाई की गई वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच जारी है।
यूपी के मथुरा से रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पैसे रखते हुए नजर आ रहा है। दरअसल मथुरा के बेगमपुर इलाके में एक आदमी की बिजली के तारों की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। घर वाले बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे। आरोपी की पुलिस ने केस दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगी, जिसके बाद घर वालों ने जेब के सारे पैसे पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रख दिए। इस घटना का वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। अब खबर आपको मध्य प्रदेश के सागर से दिखाते हैं, जहां दर्दनाक घटना घटी। सागर में एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक चलाते वक्त हार्ट अटैक आ गया। ट्रक ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा, पास के पेट्रोल पंप में जा घुसा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। घटना सागर के कैंट थाना इलाके की है। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। और आइए अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। एनएस मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ चिदम्बरम की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि ईडी चिदम्बरम को औपचारिक गिरफ्तारी कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। चिदम्बरम पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला है, आइए आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। अग्रिम जमानत जो है वो खारिज कर दी है, यानी कि ईडी अब चिदम्बरम को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर सकती है। अग्रिम जमानत आरोपी के अधिकार के तौर पर नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध का मामला है। केस की शुरुआती स्टेज पर जमानत देने से जांच पर असर पड़ेगा। दलील के आधार पर नहीं लगता कि जमानत दी जानी चाहिए। चिदम्बरम चाहे तो निचली अदालत में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। ईडी ने सीलबंद कवर में सबूत भी अदालत के सामने रखे। इस केस में कोर्ट ने सबूत देखने से हालांकि परहेज किया। ईडी केस में चिदम्बरम के वकीलों की क्या दलील रही, आपको बताते हैं। चिदम्बरम का विदेश में कोई बैंक खाता नहीं। पिछले 2 सालों से चिदम्बरम से पूछताछ क्यों नहीं की गई, क्यों इंतजार किया जा रहा था। चिदम्बरम पर सवालों से बचने का आरोप जो लगाया है वो गलत है। चिदम्बरम के वकील ने कहा डीएचसी में सुनवाई के दौरान सील बंद कवर में नोट दिया गया। चिदम्बरम पर कार्रवाई राजनीतिक साजिश का नतीजा है। चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग देश और समाज के खिलाफ अपराध है। जांच को कैसे बढ़ाया जाए ये एजेंसी का अधिकार है। ईडी की दलीलें आपको बता रहे हैं। अगर सबूतों को पेश किया जाएगा तो आरोपी सबूत को नष्ट कर सकता है। इस केस में अपराध देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए चिदम्बरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। ईडी ने कहा कि 12 देशों में चिदम्बरम की अवैध संपत्तियां मौजूद हैं। तो आईएनएक्स मीडिया केस में तो चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की गिरफ्तारी का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। लेकिन एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम को राहत मिली है। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये अग्रिम जमानत जो है मिली है। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को अग्रिम जमानत मिली है। आपको बता दें कि ये केस दूसरा है। ये एयरसेल मैक्सिस केस है, जबकि हम बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है वो चिदम्बरम के खिलाफ दूसरा केस है, आईएनएक्स मीडिया केस है। एयरसेल मैक्सिस केस में चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को जमानत दे दी है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने सीबीआई की खिंचाई भी की। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। दयानिधि मारन के खिलाफ 749 करोड़ का केस था। कोर्ट ने ये बात याद दिलाई। इसके बावजूद सीबीआई ने मारन को कभी गिरफ्तार नहीं किया। चिदम्बरम के खिलाफ 1 करोड़ 31 लाख रुपए की रिश्वत का केस है। सीबीआई ने 2 आरोपियों के बीच भेदभाव किया, यानी कि सीबीआई पर भी पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच करने के आरोप जो हैं वो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए लगा दिए। इस बीच गुरदासपुर में कल जो पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 23 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अब भी रेस्क्यू का काम जारी है। सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धमाका कितना भयावह था। सीसीटीवी फुटेज में आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पहला वीडियो पटाखा फैक्ट्री के पास लगे कैमरे का है, जबकि दूसरा वीडियो फैक्ट्री पास की दुकान का है। धमाके की वजह से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है कि हादसे में आपने जांच के आदेश दे दिए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन आपकी नाक के नीचे अगर ये अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो ये क्या प्रशासन की साठगांठ के बगैर चल रही थी? और अगर चल रहा था तो प्रशासन की नाकामी क्यों ना माना जाए? और क्यों नहीं जो अफसर हैं जिन्होंने इसको चलने दिया या मंजूरी दी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, कोई जिम्मेदारी बने? और आइए अब आपको दिखाते हैं दिन की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की बुलाई अहम बैठक। शाम 6:30 बजे सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ दिल्ली चुनाव पर होगी चर्चा।
यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक की। अब हर मंडल पर होगा जोन इंचार्ज। प्रदेश अध्यक्ष मुनकात अली समेत 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए। समाजवादी सांसद आजम खान को रामपुर की जिला अदालत से लगा झटका। जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध जमीन कब्जे के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन विवाद मामले में आजम खान की पत्नी समेत 4 लोगों को नोटिस। जांच टीम ने 3 दिनों के अंदर बयान देने के लिए कहा। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कमलनाथ के भतीजे रतुलपुरी की ईडी ने मांगी 14 दिन की रिमांड। थोड़ी देर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। बिहार के बाढ़ से विधायक अनंत सिंह की बड़ी मुश्किलें। हत्या की साजिश वाले ऑडियो टेप की वॉइस सैंपल आई पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को मां से मिलने की दी इजाजत। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को श्रीनगर जाने से नहीं रोक सकता कोई, लेकिन शहर में वो अपनी मर्जी से नहीं घूम सकती। मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा आम आदमी वाला अंदाज। मेट्रो में सफर करने की तस्वीरें हुई वायरल। जेपी बिल्डर के खरीदारों के लिए अच्छी खबर। एनबीसीसी ने जेपी इंफ्रा के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जताई इच्छा। कोर्ट ने योजना पेश करने के लिए दिया 3 हफ्ते का वक्त। और अब बात देश की अर्थव्यवस्था की, जहां मंदी की मार से हर कोई परेशान है। राजस्थान के भिलवाड़ा में कपड़ा उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है। अपने शानदार कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर भीलवाड़ा का कपड़ा कारोबार धीरे धीरे मंदी की चपेट में आता जा रहा है। देश का 50% कपड़ा बनाने वाले भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारी गिरावट आई है। समय से यहाँ एक मंदी का दौर चल रहा है। मंदी का जो मेनली रीज़न है, कॉटन इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा ट्रबल है। कॉटन इंडस्ट्रीज़ में डिमांड करीब 25 से 30% डिमांड कम है। कॉटन में डिमांड होने का जो मुख्य कारण सामने नज़र आया है, एक तो यूएस और चाइना का एक ट्रेड वार मुख्य रूप से इसका कारण है। दूसरा, इसकी डिमांड में कमी होना कारण है। तो नोटबंदी और जीएसटी नोटबंदी का इम्पैक्ट भी यहाँ रहा है, लेकिन नोटबंदी का इम्पैक्ट का अब प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन जीएसटी का इम्पैक्ट शुरू में था, लेकिन जीएसटी से लोग अब हैबिचुअल हो चुके हैं। भीलवाड़ा में पिछले 6 महीनों में प्रोडक्शन में 15 से 20% की कमी आई है, जिसके चलते 15 से 25% कामगारों की नौकरियां चली गई। मिलों में मजदूरों की संख्या और काम के घंटों में कटौती की गई है। फैक्ट्रियों में अब रविवार के साथ ही शनिवार की छुट्टी भी कर दी गई है। काम के दिन और घंटे में कमी की वजह से मजदूरों की तनख्वाह कम हुई है। कारोबारी बताते हैं कि बांग्लादेश और दूसरे देशों से आने वाले माल ने इस उद्योग को प्रभावित किया है। मंदी इस पे एकमात्र कारण नहीं है। इस समय जो गिरावट है, मंदी है का दौर है, वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर भारत में अब आया है। नीतापन वर्तमान में पाकिस्तान की मतभेदों के कारण जो पाकिस्तान के थ्रू माल जाता था अफगानिस्तान वगैरह, उस पर भी आँच आई है। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से ये मंदी है। टेक्सटाइल उद्योग का भारत की जीडीपी में 2% हिस्सा है और ये भारत से होने वाले निर्यात में 15% का योगदान रखता है। अगर बात करें राजस्थान की, तो सूबे में कुल 29 टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल हैं। उनकी 14 से 15 यूनिट भीलवाड़ा में है। आंकड़ों की माने तो यहाँ से सालाना 5000 करोड़ का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है। नोटबंदी और जीएसटी की मार से कपड़ा कारोबार उबर तो गया है, लेकिन कॉटन इंडस्ट्री में आई मंदी ने इसे एक बार फिर से झकझोर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस उद्योग से मंदी के बादल छंट जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ देश में नए ट्रैफिक नियमों के आने के बाद चालान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह घर से निकले तो सीट बेल्ट लगाना भूल गए। पटना से रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। सर बेल्ट लगा लीजिए, बेल्ट बेल्ट लगा लीजिए। तो ट्रैफिक नियम लागू हो गया है और आपके ड्राइवर ने भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ नहीं, ठीक है लगा लीजिए। अच्छा लगा लीजिए। देखिए मंत्री जी भूल गए बेल्ट लगाना, तो मंत्री जी को हमने याद दिया। आप भी ठीक से लगा लीजिए। हाँ, भूल जाइएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आज से लागू हो गया और फाइन हो जा रहा है। नहीं, हम लगाए भी हैं। हाँ लगाए हैं, आज भूल गए। चलिए कोई नहीं, इसको खींच लीजिए। हाँ लगा लीजिए। चलिए, तो बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह हैं। ध्यान आ गया, महाशय बिना बेल्ट के निकल गए थे। कानून तो सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन सरकार के मंत्री भूल जाते हैं कि कानून का पालन करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।
उधर बरेली में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पुलिस वालों ने कार चालक का इसलिए चालान काट दिया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। यह खबर सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे कि कार चालक का हेलमेट के लिए चालान कैसे कट सकता है, लेकिन ये सच है। अनीस नरोला नाम के शख्स के साथ ऐसा ही हुआ है। मामला तूल पकड़ने के बाद बड़े अफसरों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या किस तरह का दबाव है या बताना है कि देखिए नए नियम सख्ती से लागू करवाए जा रहे हैं, तो जनता के मन में डर बैठाना मकसद है, तो आप औना पौना कैसा भी चालान जो है वो काट देंगे। और आइए अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। असम में एनआरसी के बाद बिहार में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी कोटे से मंत्री विनोद कुमार सिंह ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि बिहार में 35 से 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, लिहाजा बिहार में भी एनआरसी की जरूरत है। बिहार के अंदर हमारा किसी जाति पर टारगेट नहीं है, वो बांग्लादेशी घुसपैठ और विदेशी घुसपैठ के खिलाफ में हमारा आंदोलन था। और यहाँ बिहार के अंदर में एनआरसी लागू होना ही चाहिए। लगभग 35 से 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ हैं और निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को और विदेशी घुसपैठियों को निकालना बहुत ही जरूरी है। और असम में एनआरसी की लिस्ट आने के बाद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष ऋतु वोरा से बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने। एनआरसी को लेकर जहां दिल्ली और बिहार में एनआरसी की मांग हो रही है, वहीं एनआरसी को लेकर आसाम में क्या हो रहा है। लगभग 19 लाख लोग अभी बाहर हैं। हम लोग इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे कांग्रेस की आसाम के अध्यक्ष रिपुन बोरा जी से। बोरा जी, अभी क्या है इस समय एनआरसी की क्या है? अभी देखिए, अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का अभी मांग यही है, जो अभी हम लोग एनआरसी 31 अगस्त में ये एनआरसी लिस्ट पब्लिश होने के बाद हम सारा असम का 33 डिस्ट्रिक्ट में हम पार्टी का 2-3 कार्यकर्ता ऑब्जर्वर हम भेजा और वहाँ से जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट अभी हमको मिला है, जो 19,06,000 लोगों का नाम छूट गया है, उसमें से ज़्यादा इंडियन सिटीजन है। पहले तो एक बात ये है। दूसरा क्या हुआ, जो परिवार, एक परिवार का कुछ लोग का नाम आया है, कुछ लोग का नाम नहीं। ऐसे ही ज़्यादा केस है। 80% केस ऐसा है जो 19 लाख लोगों का नाम छूट गया है, उसमें 80% परिवार का ऐसा है। कोई परिवार का 100% का लोग नहीं है। मान लीजिए 6-7 लोगों का आया है, 3-4 लोगों का नाम नहीं आया है। तो इसके पीछे लग क्या रहा है? यही तो अभी हम लोग का बोलने का बात यही है, जो ये जो अभी बुलाया जाए जिसका नाम नहीं आया है, वो लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अपील करेगा। लेकिन हम लोग बोलता है अभी ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल में उनको अपील करना नहीं है। जिस परिवार का कुछ लोगों का नाम आया है, कुछ लोगों का नाम नहीं आया है, जिसका नाम नहीं आया उन लोग को डायरेक्टली फिर एनआरसी में उनको नाम आना चाहिए, क्योंकि ये सबूत हो गया जो उनका परिवार भारतीय नागरिक है। उनका पिताजी का नाम आया है, माताजी का है, भाई का नाम आया है, छोटा बच्चा का नाम नहीं आया है, 13 इयर्स का बिलो का नाम नहीं आया है। तो इसीलिए वो सब भारतीय नागरिक है। बाप जब इंडियन सिटीजन होता है, बेटा कैसे फॉरेनर होगा, ये सवाल आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भोपाल में लगे इन पोस्टर्स को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूरी तरह से बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। सिंधिया को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। भोपाल से न्यूज नेशन की ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तान ने एलओसी के पास करीब 2000 सैनिकों को किया तैनात। बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स। बाघा और कोटली सेक्टर में तैनात किए गए हैं पाकिस्तानी सैनिक। आतंकी घुसपैठ को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का कदम। लश्कर और जैश के आतंकी। पाकिस्तान ने एलओसी के पास करीब 2000 सैनिकों को तैनात किया है और इच्छा है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो रणनीति है वो ये कि जिस तरह से भारत ने एग्रेसिव अप्रोच जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो उठाई है, जिस तरह से घुसपैठ का नाकाम करने के लिए भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी हुई है और
उसके बाद से आतंकियों में खलबली मची है, खासतौर से जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद अब आतंकी कैंप जो हैं उनको शिफ्ट किया गया है और अब धीरे धीरे उनका घुसपैठ बढ़ाने के लिए सेना की तैनाती भी एक बैक कवर के तौर पर LOC से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर कर दी गई है। ये खबरें जो आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। ISI की देखरेख में आतंकी कैंप हैं। POK में 40 से 50 आतंकी कैंप जो हैं वो मौजूद हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि LOC के पास करीब 2000 सैनिकों को तैनात किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र। आज देखिए, जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, उस पर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उस पर नजर रखे हैं, उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं कि किसी तरह से वो जिन आतंकियों को हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश कर रहा है आखिर वो कहाँ रख रहा है, क्या उसकी नई स्ट्रेटजी है। इसी में जो नए इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक वो चूंकि हिंदुस्तान के उस स्ट्राइक के बाद, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद से ही उसने एक नई रणनीति तैयार की है। वो मूवेबल कैंप बना रहे हैं, यानी एक जगह वो बहुत देर तक नहीं रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हिस्सों में अलग अलग कैंप बनाए जाए, फिर आगे मूव कर दिया जाए। इस तरह की स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी अगर कोई भी चीज, एक भी एक्शन होता है तो उसके बदले में भारत कभी भी जवाब दे सकता है और बहुत सॉलिड तरीके से उन आतंकियों को उसका भुगतान करना होगा। इसीलिए ये नई एक स्ट्रेटजी है जिसके इनपुट्स एजेंसीज को मिले हैं कि किस तरह पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए अब एक नई रणनीतियों पर तय कर रहा है। इससे पहले जो ट्रांजिट कैंप थे उनमें ज्यादातर उन्हीं जगह रहकर ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब वो अलग अलग हिस्सों में इसको मूव करते हैं, कुछ दिन एक जगह, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, ताकि पिछले अगर ट्रेस हो तो उससे पहले वो आगे निकल चुके हैं और उनके जानो माल का नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो डरे हुए आतंकी, जिस तरह से भारत ने घर में घुसकर मारा है और जिस तरह से हमला बोला है आतंकियों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, घुसपैठ को रोकने के लिए हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब आतंकियों को किस तरह से पाकिस्तानी सेना और ISI बैक कवर दे रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मुंबई में तो गणपति उत्सव की धूम देखते ही बन रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी गणपति उत्सव का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। सरोजनी नगर में गणपति उत्सव में 23 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है। सब अपने अपने तरीके से अब गणपति बप्पा को घर पर ला रहे हैं। 3 दिन, 5 दिन, 1.5 दिन या पूरे 10 दिन, 12 दिन रख के उसके बाद गणपति बप्पा की खुशी जो विसर्जन किया जाएगा। और इस वक्त हम सरोजनी नगर में मौजूद हैं। ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति जो आप आकृति गणेश जी की देख रहे हैं, ये तकरीबन 23 फीट है और अगर इसका बेस भी लगाएं तो अब ये 27 फीट है। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी विशाल मूर्ति को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जितना सौम्य और सलोना आप ये अवतार देख रहे हैं गणेश जी का, और तब से लेकर अब तक गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तीनों टाइम गणेश जी को के दर्शन करते हैं और यहाँ आरती, इस तरह की आरती होती है कि लोग यहाँ पर एकदम भगवान में लीन हो जाते। ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और क्यों ना आए, क्योंकि गणेश महोत्सव है, एक अलग धूम है, लोगों के दिल में एक जिज्ञासा है ये देखने की कितनी बड़ी विशाल मूर्ति बनाई गई है, खासतौर पे दिल्ली में। और लोग यहाँ पर आते हैं, गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं और बस अब यही इंतजार है कि 12 तारीख को कब गणपति बप्पा को यहाँ से ढोल नगाड़े के साथ ले जाया जाएगा, उनको विसर्जित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 4:40 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल को भी आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज़ नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।